दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज बात करूंगा शिया सुन्नी संघर्ष पर। इस शिया सुन्नी संघर्ष ने पूरे पश्चिमी एशिया को आग के लपटों से घेर रखा है। लेकिन आप दुनिया के किसी भी मुसलमान से सब बात करो तो वो इस पश्चिमी एशिया की आग के लिए जिम्मेदार ठहराएगा रूस को, जिम्मेदार ठहराएगा इजराइल को और जिम्मेदार ठहराएगा अमेरिका को। लेकिन सच ये है कि जब घर में आग लगेगी तो जरूरी नहीं है कि पूरा मोहल्ला आग बुझाने आ ही जाए। कुछ पड़ोसी ऐसे जरूर होंगे जो आपके घर की आग पर अपने हाथ सेकेंगे और अपना हिस्सा देंगे। और इसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है पश्चिम एशिया ही इसका उदाहरण हो, भारत में भी आपने देखा होगा जब जब हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू जाति के नाम पर, हिंदू क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और पानी के नाम पर आपस में लड़ा है। गैर भाजपाई दल या ये कह लो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के कंधों पर बैठकर गैर हिंदूवादी ताकतें अपने हाथ सेकती हैं और अपने हित साधती हैं। तो स्वाभाविक तौर पर पश्चिमी एशिया में जो आग है वो शिया और सुन्नी की लड़ाई है। हाँ, जब ये लड़ाई हो रही है और जब ये आग लग रही है तो ये बात जरूर है कि उस पर रूस, अमेरिका और इजराइल अपने हाथ सेक रहे हैं। दोस्तों सवाल ये है कि ये शिया और सुन्नी संघर्ष क्यों है और कब से शुरू हुआ। सबसे पहले मैं ये बता दूं, शिया और सुन्नी जो आपस में अलग हैं इसके पीछे ऐतिहासिक और धार्मिक कारण है। लेकिन संघर्ष भी बहुत पहले भी हुआ है, लेकिन पिछले कई सौ सालों से ये बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं हो रहा था। जो फिलहाल पश्चिमी एशिया आग की लपटों में घिरा है, इसके पीछे 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति है। दोस्तों 1979 तक ईरान में बहुत लंबे समय से राजशाही थी। 1941 से लेकर 1979 तक शाह रजा पहलवी ईरान के राजा हुआ करते थे। इससे पहले उनके पिता ईरान के राजा थे। 1967 में शाह रजा पहलवी ने शहंशाह की उपाधि प्राप्त करी। शहंशाह की उपाधि का मतलब होता है राजाओं का राजा। जैसे आपने हिंदू धर्मशास्त्रों में सुना होगा कि किसी ने अपना अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ दिया, कि जिस राज्य ने भी जिस राज्य से होकर गुजरता चला गया और किसी ने घोड़े को नहीं छोड़ा तो माना जाता है कि उसने उस राजा को अपना राजा मान लिया है। इसी तरीके से इस्लाम में वो शहंशाह की उन्होंने उपाधि ली और ये हुआ कि जितने भी मुस्लिम राजा हैं उन्होंने उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया। 79 तक ईरान दुनिया के बहुत प्रगतिशील राज्य था, बहुत विकसित देश था। सबको अपने हिसाब से रहने की स्वतंत्रता थी, सबको अपने हिसाब से कपड़े पहनने की छूट थी, सबको अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई करने की छूट थी और सबको अपने हिसाब से रहने की छूट थी। ना शिया सुन्नी का मतभेद था, ना मुसलमानों का मुसलमान का मतभेद था। लेकिन उस वक्त तक दो सुन्नी राष्ट्रों में टकराव था और ये दो सुन्नी राष्ट्र थे, एक तुर्की और एक सऊदी अरब। दरअसल 79 तक दुनिया का जो मुस्लिम लीडरशिप थी वो सुन्नी मुसलमानों के हाथों में थी। लेकिन उस लीडरशिप को लेकर तुर्की में और सऊदी अरब में टकराव था। सुन्नी एक प्राचीन राष्ट्र, वो तुर्की एक प्राचीन राष्ट्र है, उसकी अपनी बहुत पुरानी संस्कृति है, बहुत रिच देश है, बहुत धनी देश है, जबकि सऊदी अरब एक नवधनाढ़ देश था। तो सऊदी अरब चाहता था कि मुसलमानों की जो दुनिया में नेतृत्व है वो हम करें, और वो तुर्की के नेतृत्व को चुनौती दे रहा था। और तुर्की को ये लगता था कि अब सऊदी अरब पे पैसा बहुत आ गया है, ये तुर्की के नेतृत्व को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है, इसलिए सुन्नी नेतृत्व को दबाया जाए। इसी दौरान दुनिया की कुछ ताकतों ने, जिन्हें लगा कि इस क्षेत्र में आग की लपटों को और बढ़ाना जरूरी है और जिनको ईरान के विकसित ईरान से चिढ़ हो रही थी, उन्होंने ईरान में एक धार्मिक उभार पैदा करने का प्रयास किया और इस प्रयास में वो लगातार सफल होते चले गए। और ईरान की जनता जो बड़े शांति से रह रही थी, बड़े सुख के साथ रह रही थी,
ना उसको इस बात की वो था कि लड़कियां हैं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, ना इस बात का ये था कि इस स्कूल में तुम नहीं पढ़ोगे, इस यूनिवर्सिटी में तुम नहीं पढ़ोगे, ना इस बात की बंदिश थी कि इस मोहल्ले में तुम नहीं जाओगे, उस मोहल्ले में तुम नहीं जाओगे। उन्हें वो अपना सुख, अपनी शांति शायद पसंद नहीं आई, और वो उन लोगों के जाल में फंस गए जो धार्मिक उभार देकर ईरान को खत्म करना चाहते थे। धीरे धीरे ये धार्मिक उभार इतना ज़्यादा हुआ कि ईरान के अंदर जन आंदोलन छिड़ गया और शाह रजा पहलवी के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। और जनता ने कहा कि हमें यह पाश्चात्य संस्कृति नहीं चाहिए, हमें तो नया इस्लामिक शासन चाहिए। उसे शायद ये अंदाज़ा नहीं था, शायद ईरान के लोगों को, क्योंकि वो लंबे समय से राजशाही में रह रहे थे, ईरान राजशाही में इस्लामिक मुल्क नहीं था, एक गणराज्य था, उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामिक राज होते ही हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। 1979 में अंततः शाह रजा पहलवी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा जब उनकी सेना ने अपने देश के लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। फ्रांस में धार्मिक नेतृत्व बैठा हुआ था जो ईरान के इस धार्मिक उभार का नेतृत्व कर रहा था, वो तेहरान आ गया। सबसे पहले इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ा और ईरान में कई लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया। जिन लोगों का कत्ल किया गया वो गैर शिया नहीं थे, उसमें शिया बहुत बड़ी तादाद में थे। वो कौन थे? बौद्धिक समाज के लोग। बड़े तादाद में प्रोफेसर्स को, बुद्धिजीवियों को लाइनों में खड़े करके गोली मार दी गई, डॉक्टरों को गोली मार दी गई, अस्पतालों में नर्सों को गोली मार दी गई। बड़े तादाद में औरतों का कत्ल हुआ। हालांकि औरतों के बारे में आज भी कहा जाता है कि ईरान की जेलों में बड़ी तादाद में औरतें बंद हैं, और इनको इस नाम पर गोली मार दी गई। बुद्धिजीवियों को इसलिए मार दिया गया कि यह आशंका थी कि जब इस्लाम ये कहीं ईरान की जनता को इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ भड़काना दे, इसलिए उन्हें गोली मार दी गई। महिलाओं को इसलिए कत्ल करा गया क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से रह रही थी। उनसे कहा गया कि इस संस्कृति में रहने की आपको छूट नहीं होगी, कपड़े आपको हमारी मर्जी से पहनने होंगे, घर से बाहर आपको हमारी मर्जी से निकलना होगा, आपको बाल हमारी मर्जी से रखने होंगे, आपका रहन सहन हमारी मर्जी से होगा। और जिसने नहीं माना उसे गोली मार दी गई। दोस्तों, हालांकि क्रांति में बौद्धिक वर्ग का कत्ल ये पहली बार नहीं था। दुनिया में ऐसी कई और क्रांतियाँ हुई हैं। जब 1949 में माओ सेतुंग ने चीन में क्रांति करी थी तो माओ सेतुंग ने सबसे पहला काम ये किया था, चीन के विश्वविद्यालय को जितने प्रोफेसर थे उनको लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। क्योंकि उसका कहना था कि ये बुद्धिजीवी वर्ग, ये छात्रों को भड़का सकता है, ये लोगों को कह सकता है कि कम्युनिस्ट गलत है, कम्युनिस्ट देश का विकास नहीं होने देंगे, तुम्हारी संस्कृति को नष्ट कर देंगे, इसलिए पहले बुद्धिजीवियों को खत्म करो। बड़ी तादाद में चीन के अंदर भी डॉक्टरों को मारा गया, बुद्धिजीवियों को मारा गया, अध्यापकों को मारा गया, प्रोफेसरों को मारा गया। इसी तरीके से ईरान में डॉक्टर, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, नर्स कत्ल कर दिए गए। और उसके बाद गैर शियाओं का भी कत्लेआम शुरू हुआ। दोस्तों, इससे पहले भी यदि आपको याद होगा, भारत में जब खिलजी आया था तो उसने नालंदा में क्या किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान का अकूत भंडार था किताबों के रूप में, उसने सबको जलवा दिया था। पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग के लपटों में झोंक दिया था। तो क्रांति का ये परिणाम होता है कि भारत में वो खिलजी आक्रांता था, कोई क्रांति नहीं थी, वो एक आक्रांता था। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ईरान की। सबसे पहले खामियाजा भुगता ईरान ने। अब जब ईरान का धार्मिक नेतृत्व ईरान में सेटल हो गया, तब उसके मन में एक इच्छा जगी कि मुसलमानों का नेतृत्व ये सुन्नी देश क्यों करे, चाहे सऊदी अरब हो और चाहे तुर्की हो। उसके मन में इच्छा जगी कि अब हम ईरान के मालिक हैं, ईरान की सत्ता पर हम हैं, ईरान बहुत धनी राष्ट्र है, ईरान के पास अकूत संपदा है, अब दुनिया के मुसलमानों का नेतृत्व हमें करना चाहिए। इसके लिए उसके सामने एक रास्ता था कि सबसे पहले सुन्नी सरकारों को गिराओ, सुन्नी सरकारों को कमजोर करो। और इसीलिए ईरान ने दुनिया भर में शिया मिलिशिया खड़ी करनी शुरू कर दी। शिया मिलिशिया का मतलब है सशक्त गिरोह, सशक्त दल खड़े करने शुरू कर दिया, हथियारबंद दल खड़े करने शुरू कर दिए। हथियारबंद गिरोह भी कह सकते हो, हथियारबंद संगठन भी कह सकते हो।
उसने ईरान में, उसने इराक में, उसने सीरिया में, उसने लेबनान में और उसने यमन में तमाम शिया मिलिशिया को खड़ा कर दिया। यमन हालांकि सुन्नी देश है और वहाँ पर सुन्नी सरकार है, लेकिन आपको बता दूं कि यमन की राजधानी सना के अधिकांश हिस्से पर शिया विद्रोही, जिन्हें हम हूती कहते हैं और जिनको ईरान की सरकार से पैसा मिलता है, हथियार मिलता है और ईरान के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उनका कब्जा। तो ईरान ने इस तरीके से सब जगह शिया मिलिशिया को खड़ा करके शिया सरकारों को कमजोर करना शुरू किया और इन शिया संगठनों से, शिया मिलिशिया से कहा कि आप शिया सरकारों पर हमले करो, इन शिया सरकारों को परेशान करो, चाहे वो सुन्नी सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सरकारें हो और चाहे वो तुर्की के सहयोगी संगठन हो, तुर्की के सहयोगी देश हो। स्वाभाविक है, जब मुसलमानों के बीच में ही एक आग लगनी शुरू हो गई, दुनिया के और देशों की निगाहें भी इस पर थी और उनको लगा कि अभी लड़ेंगे, इसलिए हमें भी हाथ से अपने हैं और अपने हित साधने हैं। स्वाभाविक है, तो रूस, अमेरिका और इजराइल ने अपनी निगाहें इस इलाके पर गड़ा दी। अब जब ईरान ने शिया मिलिशिया को खड़ा करना शुरू कर दिया तो तुर्की और सऊदी अरब, हालांकि एक नहीं हुए, लेकिन इन्होंने सुन्नी मिलिशिया खड़ी करनी शुरू कर दी। तुर्की ने तुर्की समर्थक सुन्नी मिलिशिया खड़ी करनी शुरू कर दी और सऊदी अरब ने सऊदी अरब समर्थक सुन्नी मिलिशिया खड़ी करनी शुरू कर दी। तुर्की ने जो सुन्नी देश थे, सुन्नी सरकारें थी, उन्हें अपने पाले में खींचना शुरू कर दिया और सऊदी अरब ने कुछ सुन्नी सरकारों को अपने पाले में खींचना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा होगा सीरिया में पिछले महीने विद्रोही लड़ाकों ने बशर अल असद की शिया सरकार को गिरा दिया। बशर अल असद सीरिया छोड़ने को मजबूर हो गए और अब वहाँ पर सुन्नी लड़ाके काबिल हो गए। ये जो सुन्नी सरकार है सीरिया की, इसको तुर्की का समर्थन प्राप्त है, इसको इजराइल का समर्थन प्राप्त है और थोड़ा सा अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त है। तो इस सुन्नी सरकार से तुर्की तो खुश है, लेकिन सऊदी अरब चिंतित है, सऊदी अरब को सहयोगी देश चिंतित है और उनको लग रहा है कि अभी तो ईरान ही खतरा था, अब तुर्की हमारे बगल में आ गया, तुर्की का समर्थक सुन्नी मुसलमान संगठन हमारे बगल में आ गया और ये हमारी सरकारों को गिरा सकता है। इसलिए सऊदी अरब और सहयोगी देश अमेरिका की ओर निगाह गड़ाए बैठे हैं कि आप हमारी मदद करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की समर्थक सुन्नी संगठन हमारी सरकारों को गिरा दे। और ईरान बिल्कुल बेचैन है क्योंकि ईरान के बगल में अब सुन्नी संगठन आ गया जो साफ कह रहा है कि ईरान हमारा दुश्मन है। तो इस तरीके से ये शिया सुन्नी संघर्ष दोस्तों जारी है और ये शिया सुन्नी संघर्ष फिलहाल जो खड़ा हुआ ये 1979 में हुआ। दोस्तों, इस शिया सुन्नी की आग में फलस्तीन भी जल रहा। आपने देखा होगा फलस्तीन में जब गाजा में इजराइल बहुत बमबारी कर रहा है, पूरे इजराइल को नेस्तनाबूद कर रहा, तो ईरान ने आर्थिक मदद और सैन्य मदद तो बहुत नहीं करी, लेकिन बोलबाला भाषणबाजी बहुत करी कि इजराइल ये कर रहा है, इजराइल वो कर रहा है। और हमास की मदद करने के बजाय हिजबुल्लाह से कहा कि इजराइल फंसा हुआ है हमास में, तुम दूसरी तरफ से इजराइल पर हमला कर दो, क्योंकि हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया थी और हमास सुन्नी मिलिशिया है। और आपको मैं एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप भारत में नेताओं के बयानों को जरा ध्यान करें। जब गाजा पर हमला हो रहा था और जब हमास पर हमला हो रहा था तो भारत में गैर भाजपा संगठन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तमाम दल इजराइल को पानी पी पी कर कोस रहे थे कि इजराइल गाजा पर हमला कर रहा है, इजराइल गाजा को नेस्तनाबूद कर रहा है, इजराइल ने हमास से लोगों का कत्लेआम कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे, लेकिन इजराइल ने जब हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करा, इजराइल ने जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करा, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, तो भारत में आपने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की आंखों में आंसू नहीं देखे होंगे। तब आपने भारत में कांग्रेस सहित और विरोधी गैर भाजपा दलों के आंखों में आंसू नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि भारत में सुन्नी मुस्लिम वोट ज़्यादा है, शिया मुस्लिम वोट कम है।
इसलिए गाजा पर हमले की निंदा हुई, गाजा की लीडरशिप मारी गई तो निंदा हुई, लेकिन हिजबुल्लाह पर हमला हुआ और हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट हुए तो निंदा इसलिए नहीं करी कि भारत के सुन्नी मुसलमान नाराज ना हो जाए। मतलब ये शिया सुन्नी विवाद की जड़ें भारत तक फैली हुई है। और आपके बगल में पाकिस्तान है, जहाँ आपने देखा होगा आए दिन शियाओं पर हमले होते हैं, शिया मस्जिदों पर हमले होते हैं, शिया मोहल्लों पर हमले होते हैं। सुन्नी संगठन बंदूकधारी उन मोहल्लों में पहुँचते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, शिया पुरुष, शिया महिलाएं, शिया बच्चे मारे जाते हैं। तो दोस्तों ये शिया सुन्नी संघर्ष ने पूरे मध्य एशिया को, जिसे हम पश्चिमी एशिया तक और मध्य एशिया के इलाके को अपनी आग की लपेटों में ले रखा है। सबसे पहली बात जो मैं भारत सहित दुनिया भर के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप किसी मुसलमान से बात करो तो वो आरोप लगाएगा इस आग के लिए अमेरिका पर, रूस पर, इजराइल पर। इस लड़ाई के लिए मेरा कहना यह है, ना रूस जिम्मेदार है, ना अमेरिका जिम्मेदार है, ना इजराइल जिम्मेदार है। यदि इसके लिए जिम्मेदार है तो खुद मुसलमान अपने जिम्मेदार हैं, जो शिया और सुन्नी के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। और सिर्फ शिया सुन्नी नहीं, सुन्नियों के भी दो गुट, यानी कि 3 लोग लड़ रहे हैं। मैदान में 3 पहलवान हैं, 2 सुन्नी पहलवान हैं और 1 शिया पहलवान है, और तीनों पहलवान ये चाहते हैं कि दुनिया के मुसलमानों को शहंशाह हम कराएं। आपने अभी देखा होगा पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार थी तो पाकिस्तान तुर्की के पाले में दिखाई दे रहा था, तुर्की उसकी मदद कर रहा था, तुर्की उसे भारी मात्रा में पैसा दे रहा था, और पाकिस्तान सऊदी अरब और उसकी नीतियों का विरोध कर रहा था। और इसी के चलते सऊदी अरब के बादशाह ने इमरान खान की कई बार बेइज्जती करी। यहाँ तक कि जब इमरान खान एक यात्रा से लौट रहे थे तो वो सऊदी अरब को जहाज से लौट रहे थे, सऊदी अरब ने इमरान खान से वो जहाज खाली करा लिया और कह दिया या तो अपने देश से कोई जहाज मंगाओ या किसी और रास्ते से जाओ, मैं अपना जहाज आपको नहीं दूंगा पाकिस्तान लौटने के लिए। तो इमरान खान को वो जहाज वहाँ उन्होंने जहाज से उतार दिया। अब जब इमरान खान की सरकार गिर गई और शहबाज शरीफ की सरकार आ गई तो पाकिस्तान सऊदी अरब के पाले में दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ परिवार के सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों से बहुत अच्छे संबंध है, और अब पाकिस्तान का तुर्की से पाला खिंचा हुआ है। दोस्तों आज मैं आपसे सिर्फ ये बताने आया हूँ कि सबसे पहले मुसलमानों से कहने आया हूँ कि यदि आप पश्चिमी एशिया में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मकान की आग को बुझाओ, सबसे पहले अपने घर की आग को बुझाओ। जब आपके घर की आग बुझ जाएगी तो कोई हाथ सेकने नहीं आएगा और कोई अपने हाथ हित साधने नहीं आएगा। और आज आपको ये बताने भी आया हूँ कि पश्चिमी एशिया में आग का कारण कोई और देश नहीं है, वो सब सेकेंडरी ताकतें हैं। वो जो पहलवान हैं वो बाहर के मैदान में बैठे हुए हैं जो अपना देख रहे हैं कि इन तीनों की लड़ाई से इनका फायदा हो, उनको दोष देना बंद करो। दोस्तों अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, फिर यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर देना, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज़ या एक आध दिन छोड़कर आपके बीच आता रहूँगा, दुनिया भर की समस्याओं को, उनके समाधान को, उनके कारणों को, भारत की अंदरूनी बातों को, राजनीतिक कारणों को और कई बार धार्मिक कारणों को भी लेकर आपके पास आता रहूँगा और अपनी बात कहता रहूँगा। दोस्तों आप सभी को मेरा विश्वपति का नमस्कार।